तो हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ मेथड्स प्रिपरेशन के, और इस प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पहले पढ़ना है दैट इज डिस्पर्जन मेथड। कौन सा मेथड, क्या बोलते हैं इस मेथड को? डिस्पर्जन मेथड। और डिस्पर्जन मेथड्स कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहला मेथड डिस्पर्जन में आता है दैट इज योर केमिकल मेथड्स। और केमिकल मेथड्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइप ऑफ डिफरेंट सोल्स जो जो आप प्रिपेयर कर सकते हो। कौन कौन सी सोल्स हैं जो आप प्रिपेयर कर सकते हो? जैसे फर्स्ट होती है आर्सेनिक सल्फाइड सोल। ये हमारा हो गया था, नहीं हुआ था? नहीं सर, ये सब नहीं हुआ ठीक है। अभी। आर्सेनिक सल्फाइड सोल कैसे बनती है? 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आ जाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? आर्सेनिक ऑक्साइड लेते हैं AS2O3, और इस आर्सेनिक ऑक्साइड के अंदर आप हाइड्रोजन सल्फाइड डालते हो। जैसे ही आप हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करते हो, यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है और ये फॉर्म कर लेता है AS2S3, और साथ में बनता है इसके अंदर पानी। ये जो आर्सेनिक सल्फाइड सोल बनी है ना, इसकी खास प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही आर्सेनिक बनता है, मतलब आर्सेनिक रिएक्शन कर रहा होता है, रिएक्शन करने के बाद आर्सेनिक क्या करता है? सल्फर को अपने ऊपर बुला लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। इसका मतलब होता है आर्सेनिक का जो मेटल है वो आसानी से सल्फर के पार्टिकल्स को, गैसियस पार्टिकल्स को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने आप को एड्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है। और ये आर्सेनिक सल्फाइड को फर्दर और रिएक्ट करने से प्रिवेंट कर देता है। इससे हमारी क्या फॉर्म होती है? आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है। तो आर्सेनिक ऑक्साइड इंप्योरिटी कंटेन कर रही थी, लेकिन आर्सेनिक सल्फाइड एक प्योर सोल है। और वो कैसे बनी? H2S की रिएक्शन से। H2S ना केवल उसमें रिडक्शन के लिए हेल्प कर रहा है, बल्कि H2S आर्सेनिक की सरफेस पे एडजॉर्ब भी हो जाता है, और इससे क्या बनता है? हमारा आर्सेनिक सल्फाइड सोल। ये पॉइंट समझ आया सभी को? जल्दी बोलिए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई पूछेगा हाउ आर्सेनिक सल्फाइड सोल, बता पाओगे या नहीं? तो उसके लिए सिर्फ ये रिएक्शन लिख के आ जाएंगे? जस्ट रिएक्शन लिखनी है, लेकिन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये बता दिया नॉलेज के लिए कि जो H2S गैस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, ये बाद में जब H2 इसको आर्सेनिक ऑक्साइड को इसकी रिडक्शन करेगा ना, तो आर्सेनिक बाहर निकलेगा, और यही आर्सेनिक H2S को दोबारा से एड्सॉर्ब कर लेगा अपनी सरफेस पे, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। ठीक है, जो दिख रहा है ना एक स्टेप में, इस एक स्टेप में इसमें एड्सॉर्प्शन भी होती है, ये कहने का मतलब है मेरा। ठीक है। सेकंड जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ प्योर सल्फर सोल। किसकी बात कर रहे हैं हम? सल्फर सोल की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। ये कैसे बनती है सल्फर सोल? हमने क्या लिया? सल्फर डाइऑक्साइड गैस ली, इसमें क्या ऐड कर दिया? H2S ऐड कर दी। सेम कहानी होने वाली है, इसमें भी रिडक्शन होगी। इसमें क्या मिलेगा? खाली आपको प्योर सल्फर सोल मिलेगा, और साथ में क्या बन जाएगा? साथ में इसके वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी वो प्रोसेस है जिसमें आप एक सोल की प्रिपरेशन करते हो बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि रिडक्शन भी कर रहा है, और साथ साथ जो सल्फर हमारा जो जिस सोल की हमें प्रिपरेशन करनी है वो सोल भी हमें बनाकर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सिंपल 1 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं जिसमें एग्जैक्टली आपसे प्रिपरेशन ही पूछेगा वो, चाहे आर्सेनिक सल्फाइड हो, चाहे सल्फर सोल हो, या फिर गोल्ड सोल पूछ लेगा आपसे, फ्रेशली प्रिपेयर गोल्ड सोल कैसे बनती है। तो गोल्ड सोल बनाने का तरीका देख लो। गोल्ड सोल कैसे बनती है ये समझ लीजिए। आपने लिया क्या गोल्ड सोल के लिए? और एक क्लोराइड ले लिया। आप लोगों ने सुना होगा सोने को पिघलाने के, सोने को साफ करने के लिए जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल मीडियम होता है जिसको आप लोग बोलते हैं एक्वा रिजिया। याद है या नहीं? एक्वा यस सर। रिजिया, एक्वा रिजिया बेसिकली दो एसिड्स का मिक्सचर होता है, एक HCl और एक HNO3, जिसमें HNO3 होता है 1 रेशियो और HCl होता है 3 रेशियो। और आप कहते हो ना कि जैसे उस मिक्सचर में डालते हैं, उस सॉल्वेंट में डालते हैं तो सोना पिघल जाता है। वो सोना नहीं पिघलता, सोना क्या फॉर्म कर लेता है? सोना फॉर्म कर लेता है AuCl3। और वो जो AuCl3 है ना, वो बहुत छोटे पार्टिकल की रेंज में होता है, इसीलिए वो उस मीडियम में जाके प्रेजेंट छोटे पार्ट्स में टूट के गिर जाता है, जो हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। बाद में उसी मीडियम के अंदर यानी कि AuCl3 के अंदर से हम गोल्ड को बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? बाय रिएक्टिंग इट विद HCHO एंड वाटर, यानी कि एल्डिहाइड डाल दिया और साथ में क्या कर दिया? पानी। तो उससे क्या होता है, जो हमारा गोल्ड था जो बहुत छोटी रेंज में टूट गया था, वो किस रेंज में आता है? कोलाइडल सोल की रेंज में आ जाता है। इससे वापस आपको सोना मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है?
जल्दी बोलिए हाँ या ना। मेरी बात समझ आई आप बच्चों को? AuCl3 बेसिकली और एक ट्राइक्लोराइड जो होता है, ये वो पार्ट है जो कि आपके एक्वा रीजिया में जाने पे गोल्ड का जो सोल था वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है वो AuCl3 है। और यही AuCl3 जब रिएक्ट करता है फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर से, तो ये क्या देता है आपको? वापस प्योर गोल्ड सोल दे देता है। एम आई क्लियर टू ऑल? आप लोग सिर्फ ये रिएक्शन भी याद कर लो तो भी मोर देन सफिशिएंट है। और लास्ट होता है इसके अंदर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। ये भी इंपॉर्टेंट सोल है फेरिक हाइड्रोक्साइड। कैसे बनती है फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल? फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के लिए हम क्या लेते हैं? पहली बात तो फेरिक क्लोराइड लेते हैं FeCl3, फिर साथ में डालते हैं उसके अंदर पानी। तो ऑब्वियस सी बात है H2O में से क्या बाहर निकलेगा? OH। तो ये क्या फॉर्म करेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? ये चारों रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनमें से कोई भी दो 2 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछ लेते हैं। राइट दी प्रिपरेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल, राइट दी प्रिपरेशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सल्फाइड सोल, गोल्ड सोल या फिर आर्सेनिक सल्फाइड सोल। याद रहेगा? इनको एज इट इज रिएक्शन की फॉर्म में आप लोग लर्न कर लेना। ठीक, अब आता है इसके अंदर इसी डिस्पर्जन मेथड में जो सेकेंड टाइप होता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, या फिर दूसरा नाम क्या होता है इसका? ब्रेडिग आर्क मेथड। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेडिग आर्क मेथड। आसान सा टॉपिक है, ध्यान से सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा एक बार में ही। ब्रेडिग आर्क मेथड से जनरली हम लोग प्योर गोल्ड सोल प्रिपेयर करते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं? प्योर गोल्ड सोल। गोल्ड सोल बनाई जाती है। और इसमें करते क्या है हम लोग? इसमें दो चीजें होती हैं। इसमें डिस्पर्जन यानी कि फैलना, और प्लस साथ में डिस्पर्जन के कंडेंसेशन भी होती है। दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है इसमें, डिस्पर्जन भी होती है और कंडेंसेशन भी होती है। जनरली किसके लिए? छोटे पार्टिकल्स लाइक गोल्ड सोल, सल्फर सोल, इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सल्फर नहीं, सिल्वर, सिल्वर सोल, इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे होता है पूरा आपको दिखाता हूं, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। इसमें हम एक तो हम गोल्ड सोल से किसे सेपरेट करते हैं इसमें? गोल्ड सोल मतलब गोल्ड के पार्टिकल्स में से गोल्ड सोल निकालते हैं, ऐसे इम्प्योर सिल्वर से सिल्वर सोल बनाते हैं। ओके सर। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक पहले आप डिस्पर्जन मीडियम ले लेते हो। क्या ले लेते हो? डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम हो गया, आप जानते ही हो जो लिक्विड जिसके अंदर ये सोल मौजूद होगी। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे ये डिस्पर्जन मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लू कलर। ठीक, फिर इसके अंदर क्या लगाते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। और इलेक्ट्रोड के साथ साथ यहाँ पे बनाते हैं एक आर्क। क्या बनाते हैं? यहाँ पे एक आर्क बनाते हैं। आर्क किसकी होती है? आर्क बेसिकली समझ लो एक कटोरा, ठीक है, एक बाउल, जिसके अंदर क्या मौजूद है? जिसके अंदर मौजूद है आपका इम्प्योर गोल्ड। क्या मौजूद है? इम्प्योर गोल्ड मौजूद है, ये इस तरीके से। और इसके चारों तरफ क्या मौजूद होती है? इस जो ये आपने कंटेनर बनाया हुआ है ना, इस कंटेनर में चारों तरफ आइस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आइस। ठीक है, अब आप इसका फंक्शन समझ जाओगे 2 मिनट में। अब क्या हुआ? आपने इसके अंदर करंट पास करना शुरू कर दिया। क्या पास करना शुरू किया? करंट। जैसे ही आपने करंट पास करना शुरू किया तो क्या होगा? जैसे ही आप करंट पास करोगे तो अब ये करंट कहीं और तो जा नहीं रहा, तो करंट क्या होगा? लगातार कन्वर्ट होता जाएगा हीट एनर्जी में। और जैसे ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये जो गोल्ड के सोल है इसमें, तो मतलब पार्टिकल्स जो हैं गोल्ड के, वो वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे हीट लेने के बाद। जैसे ही वो वेपराइज होंगे, चारों तरफ यहाँ बर्फ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? आइस। और जैसे ही ये वेपराइज होंगे, तुरंत ठंडे मौसम के कारण ये क्या होना शुरू हो जाएंगे? कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ये पार्टिकल्स, ये गोल्ड के पार्टिकल्स कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, और हमें इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर क्या मिल जाएगा आपको? प्योर गोल्ड सोल। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गई तो बात तो। डिस्पर्जन मीडियम है वो उधर हमें मिलेगा ना गोल्ड यस सोल? यस यस, फंक्शन समझ आ गया? इम्प्योर गोल्ड में से आपने क्या बाहर निकाल दिया? प्योर गोल्ड पार्टिकल्स को बाहर निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? पहले उसको आर्क में रखा, हीट किया, मतलब करंट पास किया। करंट पास करने से लगातार हीट प्रोड्यूस हुई, हीट की वजह से
उसमें से गोल्ड जो है जल्दी मेल्ट होके वेपराइज हुआ। जैसे ही वेपराइज हुआ, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा था क्योंकि आइस बात था, और जैसे ही आइस था उससे क्या हुआ, ये सारे के सारे गोल्ड पार्टिकल्स तुरंत कंडेंस कर गए और इससे हमें क्या मिल गया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड गोल्ड सोल। एम आई क्लियर टू ऑल? रिद्धि, निश्चल, दीपशिका, अमीशा, ऐश्वर्या, क्लियर है? यस हैंड सर। हैंड रेस करिए अगर समझ आ गया तो। निश्चल डागर क्लियर है बेटा? ठीक है। अब आगे सुनिए, इसके तुरंत बाद नेक्स्ट टॉपिक। अब ये तो था ब्रेडिग आर्क मेथड। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसमें बहुत शॉर्टकट में आपको बताता हूं मैं पेप्टाइजेशन का मतलब क्या होता है। प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट करना? कोलॉइडल रेंज में कन्वर्ट करना। प्रेसिपिटेट को कोलॉइडल रेंज में कन्वर्ट करना बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोला मैंने? प्रेसिपिटेट को किसमें कन्वर्ट करना? कोलॉइडल सोल में कन्वर्ट करना बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या ऐड किया हमने? बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइजेशन इज नोन एज पेप्टाइजेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। इज नोन एज पेप्टाइजेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. सबको समझ आ गई है स्टोरी पेप्टाइजेशन वाली? जल्दी बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल पेप्टाइजेशन? अब इसको Yes. समझाता हूं। ये तो डेफिनेशन थी, कंसेप्ट क्या होता है पेप्टाइजेशन में पहले ये समझो। हुआ क्या, जो प्रेसिपिटेट होते हैं, हम सभी जानते हैं प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स को बोलते हैं, इनसॉल्युबल रेसिड्यू, जो कि ऑब्वियस ही बात है जिसका रेंज, पार्टिकल का रेंज क्या है, बड़ा पार्टिकल का रेंज है। तो ये सारे के सारे पार्टिकल मान लो मिलके एक बड़ी रेंज ऑफ पार्टिकल में प्रेजेंट है, यानी कि इन सब पार्टिकल्स के जुड़ने से ये किस रेंज में पहुंच चुके हैं? ये सस्पेंशन की रेंज में पहुंच चुके हैं, हाँ या ना? सस्पेंशन की रेंज में पहुंचे हुए, इसीलिए तो आसानी से सॉलिड बन के सेटल डाउन हुए। क्यों बेटा? अगर ये पार्टिकल्स बड़ी रेंज में नहीं होते तो कभी भी ये सॉलिड बनकर सेटल डाउन नहीं होते। प्रेसिपिटेट का मतलब ही होता है, आपको याद हो क्लास 10th की डेफिनेशन, इनसॉल्युबल सॉलिड को बोलते हैं या इनसॉल्युबल रेसिड्यू को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो यहाँ हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि प्रेसिपिटेट बना हुआ है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है इन पार्टिकल्स की रेंज जो है वो कहीं ना कहीं सस्पेंशन रेंज में है या ये बिगर रेंज के पार्टिकल्स है। अब मैंने क्या किया, इन इन पार्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट से क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट में मान लो दो तरह के आयंस है, प्लस और माइनस। अब इन प्रेसिपिटेट्स ने क्या किया, अपने ऊपर प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, एक टर्म होती है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। वो क्या होती है प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन? ये जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स हैं ये अपने ऊपर एक तरह का चार्ज की लेयर फॉर्म कर लेते हैं। जैसे ही अपने ऊपर एक तरह के चार्ज की लेयर फॉर्म करेंगे, बताओ इनमें कौन सी फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी? जल्दी बोलो, इनमें कौन सी फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी बच्चों? जब सारे पार्टिकल्स के ऊपर एक जैसा चार्ज मौजूद होगा, उनमें कौन सी फोर्स लगनी शुरू हो गई? बोलिए। फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस इनमें लगनी शुरू हो जाएगी। और जैसे रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगी तो जो पार्टिकल पहले बड़ी रेंज में था वो पार्टिकल किस रेंज में टूट जाएगा? छोटी रेंज में टूट जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या सर ना। कैसा एब्जॉर्प्शन करते हैं पार्टिकल्स? प्रेफरेंशियल, प्रेफर वर्ड से आता है प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। ठीक है। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का क्या कहानी है, क्यों होती है, अभी आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को जब मैं आपको बताऊंगा नेचर ऑफ सोल। क्योंकि दो तरह की सोल होती है, एक पॉजिटिव सोल होती है और एक नेगेटिव सोल होती है। तो कैसे बनती है पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल, ये भी बेस्ड है किसके ऊपर? प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के ऊपर। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अभी के लिए ये बात समझ आ गई? बड़ी रेंज के पार्टिकल को छोटी रेंज में कैसे तोड़ा? इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट डालने से एक तरह का टाइप ऑफ चार्ज सारे पार्टिकल्स के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। जैसे जैसे पार्टिकल्स के ऊपर एक तरह का चार्ज आता जाएगा, उनमें आपस में कौन सी फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी? रिपल्सिव फोर्स काम करेगी। और जैसे रिपल्सिव फोर्स काम करेगी, पार्टिकल एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना।
क्या करूं, रिपीट करूं? रिपीट आगे करूं? सर। मैंने कहा बेटा प्रेसिपिटेट जो है ये इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं जो कि बड़ी रेंज के पार्टिकल है। अगर मैं चाहता हूं इसको वापस कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करने के लिए तो बड़ी रेंज के पार्टिकल को छोटी रेंज के पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे पॉसिबल होगा? वो पॉसिबल होगा उनके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट डाल के। जैसे ही आपने उस पर इलेक्ट्रोलाइट डाला, इलेक्ट्रोलाइट डालते ही क्या करेगा वो अपने ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ज को एड्सॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ज उस पर एड्सॉर्ब होगा तो क्या होगा कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ज जैसे उसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा, धीरे धीरे वापसी से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो जो बड़ी रेंज के पार्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली छोटी रेंज ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, या फिर बेसिकली कहें तो पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन कोई आपसे पूछे तो एक लाइन में क्या लिख कर आओगे? प्रेसिपिटेट का कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना। और कैसे कन्वर्ट होना? बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट। दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। जल्दी से हैंड रेज करिए अगर समझ आ गया सभी को तो। दीपशिका, रिद्धि? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, गुड। चलिए आगे की बात। अब इसके बाद आता है हमारा, ये तो हो गए सिंपल डिस्पर्शन मेथड्स। अब आता है क्या इन कोलाइड जो बन रहे हैं हमारे, इनकी हम प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ये भी लगभग आप लोगों को सभी को आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। और ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने अपने ये प्रोसेस हमने कहीं ना कहीं देखी हुई है इन डे टू डे लाइफ में। जैसे पहली प्यूरिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है दैट इज नोन एज, पहले तो व्हाट डू मैं प्यूरिफिकेशन होता क्या है? प्यूरिफिकेशन रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, हाँ या ना? यस सर। और कहां से रिमूव कर रहे हो इम्प्योरिटीज? कहां से रिमूव कर रहे हो इम्प्योरिटीज? ऑब्वियस ये बात है, कोलाइडल सोल है, उससे आप क्या रिमूव कर रहे हो? इम्प्योरिटीज रिमूव कर रहे हो। तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सोल इज नोन एज प्यूरिफिकेशन, आया ना? अब इसका एक पहला एग्जांपल जो मैं शेयर करूंगा आप लोग को सभी को आता है, डायलिसिस। बताओ डायलिसिस पहली बात तो होता कहां पर है और कौन करता है? कोई बायो वाला स्टूडेंट बताएगा मुझे डायलिसिस होता क्या है? जल्दी बोलो, व्हाट इज डायलिसिस? सर जो किडनी की बीमारी उसका होता है ना शायद से, जो किडनी फेलियर जिनकी होती है किडनी फेलियर नहीं, किडनी करती है डायलिसिस, आया ना? हाँ जी सर। तो क्या करती है किडनी? बेसिकली जो हमारा ब्लड है, पता किस रेंज में होते हैं ब्लड के पार्टिकल्स? ब्लड जो है हमारा वो कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स हैं। ब्लड इज अ कोलॉइडल रेंज। ब्लड की क्या रेंज होती है? कोलॉइडल रेंज, ठीक है? ब्लड की कोलॉइडल रेंज है। और ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं वो किस रेंज में होती है? वो ट्रू सॉल्यूशन रेंज में होती है। वो किस रेंज में है? ट्रू सॉल्यूशन रेंज में। इम्प्योरिटीज ट्रू सॉल्यूशन रेंज में, ठीक है? ब्लड खुद किस रेंज में है? कोलॉइडल सॉल्यूशन में, वो कोलॉइडल रेंज में। और जो इम्प्योरिटीज है वो किस रेंज में है? ट्रू सॉल्यूशन रेंज में है। तो होता क्या है, जो हमारी किडनी के अंदर जो सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है? ये क्या करती है? नेफ्रॉन जो होते हैं ये इनको हम लोग बेसिक यूनिट भी कहते हैं। और ये क्या करती है? ये ब्लड को लेती है और ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, जो कि बंडल ऑफ छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज को बोलते हैं, उसमें से जब ब्लड पास होता है तो ब्लड के अंदर ना ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से क्या करते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल्स को तो आगे पास कर देते हैं। किसमें पास कर देते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में। और जो ब्लड है उसको वापस वहीं का वहीं रोक के रख लेते हैं। इट मींस क्या हुआ कि जो ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल्स थे वो उन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स कह लो उन्हें, उसकी हेल्प से क्या किया?
आपने ब्लड को तो वहीं होल्ड करके रखा, और ब्लड में जितनी भी इंप्योरिटीज थी जो कि ट्रू सॉल्यूशन रेंज की इंप्योरिटीज थी, उनको अलाउ कर दिया यूरिनरी ब्लैडर में पास होने से। अब यूरिनरी ब्लैडर में जैसे पास होगा तो वो वाया यूरिन हमारी मेटाबॉलिक वेस्ट से वो जो इंप्योरिटीज है वो बाहर निकल जाती हैं, जिसे हम लोग यूरिन भी कह देते हैं, हाँ है ना। तो डायलिसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोलॉइडल सोल के पार्टिकल्स में से ट्रू सोल के पार्टिकल्स को बाहर निकाल लेते हैं, या ट्रू सोल के रेंज के पार्टिकल्स को एज एन इम्प्योरिटी बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? डायलिसिस। और ये किसकी हेल्प से होती है? ये होती है विद द हेल्प ऑफ अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग एसपीएम भी कहते हैं, याद रहेगा। बात समझ आ रही है बच्चों, हाँ या ना? तो कोलॉइडल रेंज को सेपरेट किया, किससे सेपरेट किया? जल्दी बोलो, किससे सेपरेट किया कोलॉइडल रेंज को? अरे बोलिए, कोलॉइडल सोल को किससे सेपरेट किया? ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सोल जो होती है इस रेंज की इंप्योरिटीज से सेपरेट किया। और सेपरेट किसकी हेल्प से किया? एक छन्नी की हेल्प से। और वो छन्नी क्या है? बेसिकली फिल्टर कौन सा है? वो फिल्टर है आपका एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जैसे ही इसमें से पास करेंगे कौन बाहर निकल जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन की जो इंप्योरिटीज है, ट्रू सोल की जो रेंज की इंप्योरिटीज है वो बाहर निकल जाएंगी, और अंदर क्या रह जाएगा आपका? कोलॉइडल रेंज की इंप्योरिटीज वहीं की वहीं रह जाएंगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? जल्दी बोलो बच्चों, एम आई क्लियर टू ऑल? अच्छा, अब ये भी सभी जानते हैं कि जब किडनी काम नहीं करती तो क्या किया जाता है? यही काम वाया हेल्प ऑफ एक डायलाइजर, जिसे हम लोग बोलते हैं एक मशीनरी, जो कि आर्टिफिशियल किडनी तो की तरह ही काम करती है, जिसमें क्या करते हैं हम एक एंड से हमारा जितना भी ब्लड होता है वो उस मशीन में पास करते हैं, और वो मशीन उस ब्लड को प्योरीफाई करती है, और दूसरे हैंड से, मतलब एक हैंड से अगर हम लगा रहे हैं उसको, तो सेकंड हैंड से हम उसको दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं, और ब्लड मशीन से प्योर होता रहता है, ऑक्सीजनेट होता है, और वापस ब्लड में पूरा बॉडी जो है वापस उसके अंदर ब्लड को दोबारा डाल दिया जाता है। जनरली ब्लड को प्योरीफाई होने में हमारी बॉडी जो ड्यूरेशन लेती है ना, वो लगभग 7 दिन के करीब लग जाते हैं ब्लड को पूरी तरीके से प्योरीफाई होने में। लेकिन यही काम जिस जो इलेक्ट्रोडायलाइजर होता है इसकी हेल्प से लगभग कुछ घंटों में हो जाता है। इसीलिए जिनका किडनी फेलियर होता है उनको हर हफ्ते जो है एक बार ये ब्लड जो है दोबारा से प्योरीफाई करवाना पड़ता है, या तो उनके पास उनको कोई किडनी जो है डोनेट कर दे, या फिर किडनी डोनेट नहीं करेंगे तो ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब इसको एक एनसीईआरटी में एक डायग्राम था, अगर आप लोग को एनसीईआरटी आप लोगों ने खोल रखी हो ना तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने एक एसपीएम वाला एक कंटेनर बना लिया, बेसिकली छन्नी बनाई, और उस छन्नी के अंदर आपने क्या डाल दिया? उसमें आपने सोल डाल दी, सोल के पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है। और इस सोल के पार्टिकल्स के को एक कंटेनर प्लेस कर दिया, और इस कंटेनर में आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक तरफ पॉजिटिव एंड है, एक तरफ क्या है? नेगेटिव एंड है, ठीक। अब होगा क्या, खुद सोचिए। और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या मौजूद है? सोल पार्टिकल्स। और सोल पार्टिकल्स के साथ साथ इसमें ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल्स भी, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टलॉइड कह रहे हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। और हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर जो क्रिस्टलॉइड्स हैं वो बेसिकली आयंस हैं, प्लस माइनस आयंस। इंप्योरिटीज जो है वो बहुत छोटी रेंज के पार्टिकल्स हैं। और ये जो सरफेस है ना, ये छन्नी की तरह है, यानी कि इसमें से पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं। लेकिन कौन से पार्टिकल बाहर निकल सकते हैं ये बताइए, मैंने अभी समझाया था आपको, ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल्स ही बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस अपने आप में बहुत स्लो है, क्योंकि इन आयंस को अपने आप धीरे खुद निकलना होगा तो ये धीरे धीरे निकलेंगे, आपस में बहुत धीरे धीरे ये निकलेंगे। लेकिन आपने क्या किया, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, जो पॉजिटिव वाले आयन से जल्दी से भागेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव आयन, और जो नेगेटिव आयन से टुवर्ड्स जल्दी से भागेंगे पॉजिटिव आयन। तो इससे बेनिफिट क्या होगा,
जो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से जो इस पूरे कंटेनर के अंदर कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स थे वो खाली रह जाएंगे, और इसके अंदर जो क्रिस्टलॉइड रेंज के पार्टिकल्स थे यानी कि जो इंप्योरिटीज थी वो सारी की सारी बाहर निकल गई, और जल्दी बाहर निकल गई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू बोथ दीज इलेक्ट्रोड्स। हाँ या ना? कितने लोग को ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, हाँ या ना? मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल और दे सकता हूं आपको। आप लोगों ने एक कप गरम गरम पानी ले लिया, ठीक है? गरम पानी लेने के बाद क्या किया आपने, क्या नोटिस किया कि उसके अंदर आपने एक टी बैग डाल दिया, और जैसे ही आपने उसमें टी बैग डाला तो आप नोटिस करिए टी बैग डालने के बाद धीरे धीरे बहुत हल्का हल्का उसके अंदर कलर जो है या फिर उसका असर जो है पानी के अंदर जाता है। लेकिन आप क्या करते हैं, उसका असर जल्दी करने के लिए उस टी बैग को बार बार उठाते हैं डालते हैं, उठाते हैं डालते हैं। उससे क्या होता है, जो ये प्रोसेस बहुत स्लो थी अब वो प्रोसेस क्या हो गई, थोड़ी फास्ट हो गई। पार्टिकल की मूवमेंट थोड़ी सी आपने बढ़ा दी, तो इसकी वजह से ये जो डायलिसिस की प्रोसेस है, बेसिकली डायलिसिस मतलब प्योरिफिकेशन की, जो छोटी रेंज के पार्टिकल्स थे वो सॉल्यूशन में चले गए और जल्दी जा पा रहे हैं। क्यों जल्दी जा पा रहे हैं? क्यों जल्दी जा पा रहे हैं इसके अंदर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स? क्योंकि आपने उसे बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करी। अब समझ लो यही एनर्जी क्या है, यही एनर्जी करंट की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? करंट की फॉर्म में। जैसे ही आपने करंट पास किया तो अब जो ये आयंस है ये जल्दी से मूव करेंगे टुवर्ड्स द अदर एंड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दे देंगे? इलेक्ट्रोडायलिसिस। कितने बच्चों को ये पूरी प्रोसेस क्लियर है? यस सर। बाकी लोग का हैंड रेज नहीं हुआ। ऋषभ, दीपशिका, निश्चल, रिद्धि, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, निश्चल क्लियर है ये? रिद्धि? यस सर। यस सर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आसान सी प्रोसेस है। पहले आप मुझे बताओ फिल्टर पेपर का काम क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिल्टर पेपर? इम्प्योरिटीज को जनरली कौन सी इंप्योरिटी को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से? जल्दी बोलो, कौन सी इंप्योरिटी को आप सेपरेट कर सकते हो फिल्टर पेपर से? जल्दी बताओ। सस्पेंशन। आई होप जो बड़ी रेंज के पार्टिकल्स है उनको सेपरेट कर सकते हो, यानी कि सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हो। लेकिन कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स को और ट्रू सॉल्यूशन को आप नॉर्मल फिल्टर पेपर से रोक नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मान लो ये नॉर्मल फिल्टर पेपर है, इसके ये पोर साइज है, ठीक है? इसमें से क्या पास नहीं होगा, क्या जरूर पास हो जाएगा? इसमें क्या रुक जाएगा बच्चों बाहर की तरफ? इसमें ये सस्पेंशन को पास होने नहीं देगा, लेकिन किसको पास होने देगा अपने में से? जल्दी बोलिए, क्या इसमें से पास हो जाएगा? इसमें से कोलॉइड्स भी पास हो जाएंगे एंड ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स भी पास हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? दोनों पास हो गए, कोलॉइड्स भी पास हो गए, सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन भी पास हो गई। ये क्लियर है? जल्दी बोलिए, क्लियर है हाँ या ना? यस सर। बच्चों आवाज कम आ रही है क्या मेरी? मैंने कहा नॉर्मल फिल्टर पेपर से क्या पास नहीं होता? सस्पेंशन पास नहीं होती। क्या आसानी से पास हो जाता है? कोलॉइड्स पास हो जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन आसानी से पास हो जाती है। अब मेरा क्वेश्चन था कि मुझे इसमें से ना खाली ट्रू सॉल्यूशन को पास करना है और कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स को रोकना है, तो बताओ क्या करना चाहिए? कॉमन सेंस से बताओ क्या करना चाहिए? सर जो फिल्टर पेपर में पोर्स है उन्हें और छोटे करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है कि फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज, अगर इसके पोर्स का साइज हम छोटा कर दे, मिनिमाइज कर दे, तो उससे बेनिफिट क्या होगा कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स पास हो पाएंगे, कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स नहीं हो पाते। एक क्वेश्चन और जो घरों में जनरली कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, जब कई बार जैकेट्स की जिप काम नहीं करती तो घर में मम्मी क्या करती हैं? जिप्स के ऊपर क्या कर देती हैं जिससे कि जिप काम करना शुरू कर देती है? बताइए कोई, क्या करती हैं? बताओ बच्चों। मैं तो वैक्स पेंसिल लगा चलाती देते हैं। हूँ। पेंसिल चला देते हैं, वैक्स मोमबत्ती रगड़ देते हैं,
वैक्स है ना। लगा दे। वैक्स रगड़ने से बेनिफिट क्या होता है कि जो उस पर्टिकुलर जिप के अंदर गैप आया था वो गैप फिल हो जाता है, उसके अंदर वैक्स जाके फिल हो जाती है, और वैक्स जैसे फिल होती है जो जिप है वो आसानी से मूव करने लगती है, हाँ या ना। तो इसका मतलब जो वैक्स होती है, या जो हम उसकी बात कर रहे हैं, पेंसिल की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या कर रही है, उन गैप को कवर कर रही है। तो यही काम हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी करते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी हम गैप को कवर करते हैं, और गैप को कवर करने के लिए आप याद रखेंगे उसके साइज को हम लोग इम्प्रेग्नेट करते हैं। व्हाट इज इम्प्रेग्नेट मतलब? छोटा कर देना, छोटा कर देना, इम्प्रेग्नेटिंग, यानी कि इसमें से अब पास होने की क्षमता को कम करना इज नोन एज इम्प्रेग्नेटिंग। और कैसे किया जाता है? इसको हम लोग एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में डालते हैं। किसे डालते हैं? कोलॉइडल सॉल्यूशन में डालते हैं इस पूरे फिल्टर पेपर को। और वो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होती है वो होती क्या है? वो जो कोलॉइडल सोल है वो याद रखना 4% सॉल्यूशन होती है। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन? 4% सॉल्यूशन किसकी? नाइट्रोसेल्यूलोज, नाइट्रोसेल्यूलोज, ठीक है। और इस 4% नाइट्रोसेल्यूलोज की जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग ऐड करते हैं किसके अंदर? एक मिक्सचर में। और मिक्सचर किसका बना होता है? याद रखिएगा, जो मिक्सचर होता है वो होता है हमारा अल्कोहल का, और अल्कोहल के साथ साथ ईथर का। दोनों ही वॉलेटाइल चीजें हैं, अल्कोहल और ईथर, दोनों का हम एक मिक्सचर लेते हैं, इस कोलॉइडल सोल को उसके अंदर एंटर कराते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर के ऊपर क्या लगा दिया? कोलॉइडल सोल लगा दी, जो कि बेसिकली क्या थी? 4% सॉल्यूशन नाइट्रोसेल्यूलोज की। उसे किससे पास कर दिया? एक मिक्सचर से, जो मिक्सचर किसका बना हुआ है? अल्कोहल और ईथर का बना हुआ है। अल्कोहल और ईथर का अब 2 स्टेप होने के बाद ये दोनों के दोनों सॉल्यूशंस किसने एब्जॉर्ब कर लिए? फिल्टर पेपर ने एब्जॉर्ब कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। अब उस फिल्टर पेपर को हार्ड करना है हमें, तो हार्ड करने के लिए इसी फिल्टर पेपर को हम पास करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से, HCHO से। जैसे ही आप इसे पास करते हो HCHO से, अब जो बनता है फिल्टर पेपर, उसका पोर साइज पहले के कंपैरिजन में छोटा हो गया होता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अब ये जो फिल्टर पेपर है इसमें से खाली क्या पास होगा? अब इस फिल्टर पेपर में से सिर्फ और सिर्फ पास होगा आपका कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल, सॉरी ट्रू सॉल्यूशन रेंज के पार्टिकल। कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल इसमें पास नहीं होंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली अगर मेरी सर बात समझ आ गई। अल्कोहल और ईथर के मिक्सचर के बाद का प्रोसेस फिर से समझा अल्कोहल दीजिए। और ईथर, ये दोनों चीजें उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज पहले डाला आपने उस पेपर के ऊपर, फिर उसको आपने पास कर दिया एक मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और ईथर और अल्कोहल वाले को के अंदर पास कर दिया। अब क्या हुआ? ये दोनों चीजें उसकी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है? इसको खाली सॉलिडिफाई करना है ताकि वो पोर साइज को कम कर दे। तो हमने उसे किससे पास कर दिया? फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन से पास कर दिया। मिथेनॉल को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। मिथेनॉल ने क्या किया? उस पेपर को हार्डन कर दिया। अब उस पेपर के जो पोर साइज है वो छोटे हो चुके हैं, और उसमें से खाली क्या पास होगा? उसमें से खाली पास होगा आपका ट्रू सॉल्यूशन, और क्या पास नहीं होगा? उसमें से कोलॉइडल रेंज के पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। क्लियर टू ऑल? ये प्रॉपर्टी समझ आ गई सही बच्चों को? जल्दी बोलो, प्यूरिफिकेशन वाला कंसेप्ट क्लियर है? सभी लोग हैंड रेज करेंगे एक बार समझ आ गया तो। गुड। तो इसके बाद हम शुरू करना है हमें नेक्स्ट टॉपिक, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है,